जय हिंद दोस्तों। हमारा काल एकेडमी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था एमबीए वालों के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट ब्लॉक में हमने देखा था कि किस प्रकार से मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन हमने दिया था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कैसे मैनेजमेंट को चलाते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उसका फंक्शन को क्या था। जो मैनेजमेंट का फंक्शन है, हम इस कोड वर्ड से याद रखेंगे, पॉस डीसी। ये याद कीजिएगा तो मैनेजमेंट लगभग आपको समझ में आ जाएगा। पी फॉर जो होता है हमारा प्लानिंग। कोई भी मैनेजमेंट किसी भी तरह का हो, अदर आपके बैंकिंग सेक्टर का हो या अदर आपके कोई भी कंपनी खोलने का हो, रेस्टोरेंट खोलने का हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग में होता क्या है कि जितने भी हमें क्या इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने एम्प्लॉय को रखना है, ये सारी चीज़ प्लानिंग के अंदर। हम आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम प्लानिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखेंगे कि कैसे पी फॉर प्लानिंग हुआ, ओ फॉर हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, कि जो हमने प्लानिंग किया उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये क्या करेंगे, पी फॉर प्लानिंग हुआ, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग हुआ, याद रखिएगा। फिर अगला आया एस। अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज कर ली हमने, डेटा एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि कितने स्टाफ को स्टाफिंग करना है। एस फॉर स्टाफिंग। पी फॉर प्लानिंग देखा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग देखा, एस फॉर स्टाफिंग देखा। तो सब कुछ हो गया, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और स्टाफ भी रख दिया। उसके बाद क्या होता है, उस स्टाफ को डायरेक्ट करना, जिसको कहते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर से देखेंगे, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर क्या हुआ, डायरेक्टिंग। और लास्ट में जब सब कुछ सही चल रहा है तो उसके बाद हम करेंगे क्या, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये 5 जो आपके प्रोसेस है, ये फंक्शन है मैनेजमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें ये 5 चीज़ याद रखना पड़ेगा। पॉस डीसी, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग। तो अब मेन अगला हमने मैं फंक्शन के बाद अब आगे हम देखेंगे मैनेजमेंट और इसके इवोल्यूशन क्या क्या है हमारे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो अभी का सेंचुरी है। देखिए, मैनेजमेंट कोई नया नहीं है, मैनेजमेंट शुरू से ही होते हैं। आप सोचिए, इतने बड़े ताजमहल बने या बड़े बड़े जो हमारे बिल्डिंग्स बने, क्या इसके पीछे भी तो कोई मैनेजमेंट ज़रूर होगा। इसका मतलब कि मैनेजमेंट कोई अभी का नहीं। आपने हड़प्पा का नाम सुना होगा, उस सिविलाइजेशन में आप सोच लीजिए कि सारे कुछ मैनेज के रूप में चल रहे थे। तो कुछ तो मैनेजमेंट उस समय भी था, लेकिन अभी का क्या है कि उसको हम पता है, हम उसे पता कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये सब बात अलग करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हमारा जो अभी का एरिया है, क्योंकि अभी क्या है, साइंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, साइंस ज़्यादा चल रहा है क्योंकि सब कुछ साइंटिफिकली सोचा जा रहा है। तो अभी का सबसे मेन टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम सिर्फ एग्जामिनेशन व्यू के पढ़ेंगे और थोड़ा सा मैं नॉलेज धीरे धीरे आपको देता जाऊंगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, तो जनरली ये जो बड़ा है कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग जो चल रहा है, एफिशिएंसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थिंकिंग किसके तरह, तो हम साइंस के रूप में हम मैनेजमेंट को देखते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी चीज़ हमें दिया जाता है, जो फिजिकल है या ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आदमी, मैन पावर। जो मैन पावर दिया जाएगा, जो हमें इम्यूनिटीज़ दिए जाएंगे, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना, साइंटिफिकली यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाएगा। इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, तो क्वेश्चन था टेलर, F.W. टेलर। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही बार हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं कौन है, हमारे F.W. टेलर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा ज़रूर। इसे कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है कौन है, तो F.W. टेलर साहब हैं। तो F.W. टेलर साहब ने, उन्होंने देखा है कि अपने एक्सपेरिमेंट में कि अधिकतर जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो जनरली अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो उनका जिम्मेदार क्या मानते हैं, कि वो बोलेंगे कि यार टूल्स जो है पुराना हो चुका है, इसके कारण हम काम नहीं कर पा रहे। उन क्या करते हैं कि सब काम को क्या करेंगे, डिले करेंगे, सब काम को क्या करेंगे, डिले करते जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा इस रिसर्च में पाया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिसर्च में टेलर साहब ने, कि अगर वर्कर को आप बोलिए कि हम आपको आउट नहीं करेंगे,
आपको आउट नहीं करेंगे, इसका मतलब आपको सस्पेंड नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, और लेकिन आपको उसके बदले क्या, अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा, अच्छा होगा। उन्होंने ऐसा देखा अपने एक्सपेरिमेंट। अगर आपको किसी को आउट नहीं करते हैं तो आपका डिले जो होगा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भी ऐसा कहा गया, क्योंकि उस समय के जो वर्किंग आवर्स थे बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो शुरुआती हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के बारे में सोचा, कभी उसके वर्कर्स के बारे में नहीं सोचा गया। तो उन्होंने बताया कि अगर आप अपने वर्कर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं, वर्क से ज़्यादा आप अपने वर्कर को अगर प्रायोरिटी देते हैं, वर्कर्स को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो आपका आउटपुट बढ़ सकता है, इन्होंने बोला। तो हम शुरू से क्या, वर्क को हमने प्रायोरिटी दिया, लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला, वर्कर्स को, यानी कि जो स्टाफ है, स्टाफिंग पर ज़्यादा जोर देना, तो आपका आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। उन्होंने ऐसा बताया। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इफ़िशिएंट वर्किंग मेथड। इसको क्या कहते हैं, इफ़िशिएंट इफ़िशिएंट वर्किंग मेथड, ओके, डब्ल्यू मेथड, इफ़िशिएंट वर्किंग मेथड है कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब कि अपना जो कह सकते हैं कि वर्कर्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपैरेटिव टू वर्क्स, क्योंकि काम करने वाले कौन है, हमारे वर्कर। तो यहाँ क्वेश्चन आपको आएगा कि एलिमेंट क्या होते हैं, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के एलिमेंट क्या है, तो हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहला, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वर्क। एक एक जो हमारे वर्कर्स हैं उसको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। क्या करना है, डेवलप। तो आपका सबसे पहला जो आप पॉइंट लिखिएगा, एलिमेंट्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या है, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वर्क। जो जो मतलब एक आदमी, सपोज एक राम अगर आपके यहाँ काम करता है, तो उसके बारे में सोचना है कि वो कैसे डेवलप हो सकता है, क्या साइंटिफिक हम उसके साथ लगा सकते हैं, किस प्रकार का साइंस, कि वो जो वर्क कर रहा है उसकी इफिशियंसी में बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, साइंस किस पे लगाना है, काम पे नहीं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे लगाना है, कि उसका अगर हम कुछ अप्लाई करें तो कैसे उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया था कि वर्क जो होते हैं उस पर लगाएं, मशीन्स बनाएं, ऑपरेटर, क्योंकि लेकिन मशीन चलाने वाला कौन होगा, ये हमारा वर्कर होगा। जब यही नहीं चाह रहा है कि नहीं भाई ये हमें काफ़ी कम मिल रहा है, और साथ ही साथ ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने, तो निश्चित है कि ये क्या करेगा, आउटपुट कम करेगा। आउटपुट कम कैसे करेगा, तो अपना बहाना बनाएगा कि भाई हमें इक्विपमेंट जो मिल रहा है सही नहीं मिला, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है, आपको जो सुविधा दी जा रही है और सुविधा आपको मिलेगी, है ना। दूसरा क्या है, साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है, किसी भी ट्रेन को ट्रेन करना है, टीचिंग करना है। ऐसा नहीं कि पहले की तरह कि बस किसी को भी हम क्या कर लेंगे, रिक्रूट कर लें। अगर रिक्रूट हुआ तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उससे को अच्छी तरीके से टीचिंग करना पड़ेगा, क्या जॉब उसके लिए है, और उस वर्कर को डेवलप। यहाँ देखिएगा, हमेशा आपको मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, तो वर्कर को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। जनरली क्या होता है कि शुरू से हम लोग क्या करते हैं कि खुद से उसको नहीं, ये नहीं कि भाई वो वर्क से सीखिएगा, तो उससे बढ़िया है कि आप उसको ट्रेन कराइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का दूसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट हमने क्या देखा है कि डेवलप करना है किसको, तो वर्कर को करना है। दूसरा क्या है, जो वर्कर्स होके उसको साइंटिफिकली ट्रेन करना है, तो उसको टीचिंग देना है, उसको डेवलपमेंट करना है उस वर्कर को। ठीक है, तीसरा क्या है, हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर सो एज। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वर्कर मन लगा के काम नहीं करेगा। तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा क्या, हार्टली कोऑपरेट। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, तो वो साइकोलॉजी थोड़ा पढ़ता है वर्कर, तो हार्टली कोऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर सो एज टू इंश्योर दैट द वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द साइंस। जो हमारा साइंस है, साइंटिफिकली उस प्रिंसिपल को फॉलो कब करेगा, जब हम उस वर्कर को कोऑपरेट करेंगे हार्टली, तभी वो हमें भी कोऑपरेट करेगा और आउटपुट आपको क्या होगा, ज़्यादा देगा। ठीक है,
यहाँ तक तो समझ गया, 3 पॉइंट हमने देखा एलिमेंट में। अब आगे देखते हैं कि और क्या पॉइंट आ सकता है। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट जो मैनेजर है वो सोचता है कि हम तो भाई मैनेजर है, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपके नीचे जितने भी वर्कर्स हैं उसको क्या इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, आप मैनेजर है, आप काम अपर लेवल का करें, लेकिन उसके नीचे जो जितने भी है वर्कर सबको बराबर मानकर सबको बराबर डिवाइड वर्क करना है। अगर राम ज़्यादा काम करेगा, सोहन कम काम करेगा, तो राम भी क्या करेगा, देख कर कहेगा कि हमें भी काम, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि सबको इक्वली डिवाइड करना है। जो वर्क है सबको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो लोग क्या, जो वर्कर्स होंगे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ये हमने देखा कि किस प्रकार से 4 हमने आपको एलिमेंट बताए, 4 को आप डिस्क्राइब कीजिएगा कि मैनेजमेंट कैसे हम साइंटिफिकली सोच सकते हैं। तो जो टेलर साहब उन्होंने बस यही बोला कि जो मैनेजमेंट है उसको सुधारने के लिए हमें वर्क्स के जगह वर्कर पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया। अब हम देखते हैं कि टेलर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया, उसके अलावा भी किया। उन्होंने सबसे बड़ी बात बोला कि अच्छा परफॉर्मेंस के लिए प्रत्येक टास्क को अच्छे तरीके से करना होगा। तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने वर्कर्स पर, तो सबसे पहला टाइम स्टडी। ठीक है, सबसे पहला स्टडी पे किस पे किया, टाइम स्टडी। अभी टाइम स्टडी क्या है, टाइम स्टडी क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। उन्होंने ये देखा कि टाइम स्टडी में सबसे पहले वो अपने स्टॉप वॉच का यूज़ किया। क्वेश्चन आएगा किस चीज़ का यूज़ किया उन्होंने, स्टॉप वॉच का। उन्होंने देखा कि एक वर्कर किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। सेम उन्होंने दूसरे वर्कर के साथ देखा और ये दोनों वर्कर को कंपेयर किया, तो उनको ऐसा लगा कि एक वर्कर ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, एक वर्कर कम आउटपुट। क्यों, क्योंकि इसका मोशन, मतलब कि ये टाइम पास कहाँ कर रहा है, कौन टाइम पास ज़्यादा कर रहा है। तो दोनों का इफ़िशियंसी जब चेक किया गया तो उन्होंने देखा कि जो मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है उसका वर्किंग क्या है, कम है। लेकिन इनका पर्पस ये नहीं था, इनका पर्पस था कि बेस्ट जॉब को कैसे परफॉर्म करवाना है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि एक कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वर्कर को इंसेंटिव, मतलब कि पैसा ज़्यादा देकर ज़्यादा काम करें, नॉट नेसेसरी। हम अगर पैसा ज़्यादा दे, इंसेंटिव दे, तो ज़्यादा काम करिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ हमें क्या है कि अगर हम उस किसी भी चीज़ को प्लानिंग और ड्रामेटिकली अगर साइंटिफिकली अगर हम वर्क करवाते हैं तो हमें वो आउटपुट ज़्यादा देगा कंपैरेटिव टू गिविंग द इंसेंटिव टू दैट पर्टिकुलर वर्कर। ठीक है, ये उन्होंने ये बताया। उसके अलावा कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये बढ़ा सकता है। सबसे पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक किया, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताता हूँ क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो था पिग आयरन एक्सपेरिमेंट। कौन था, पिग आयरन एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा आर्ग्यू दिया कि कोई भी वर्कर, अगर उसको एक वर्कर को या किसी भी वर्कर को कोई काम दिया गया कि 12.5 टन्स, मतलब 12.5 टन जो है, और पिग आयरन मतलब कि लोहे का टुकड़े को क्या करना है कि पर डे एंड कुड, कहते हैं मूव करना एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, प्रत्येक दिन कितना 12.5 टन जो है उसको मूव करना, एंड कुड बी इंड्यूस्ड इन द 4 टाइम्स ऑफ द सेम पर डे। इसको 4 बार मूव करना है, यहाँ से लेकर यहाँ। इसको एक वर्कर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करना, कितना है 12.5 टन को। ये याद रखिएगा, डेटा यू कैन जस्ट राइट देयर। उसके बाद वो क्या एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको क्या क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट मतलब वो थक जाएगा, वो काम करने लायक नहीं बचेगा। अकॉर्डिंग टू टेलर, वो क्या कहते हैं, इफ द वर्क्स मैनेजर कुड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड अराइव एट ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर देयर रेस्ट, अगर ये कंटिन्यू एक काम करा दे, एग्जॉस्ट हो गया, तो उस समय मैनेजर को क्या करना पड़ेगा कि उसे थोड़ा देर रेस्ट दिलाना पड़ेगा। ठीक है, काम के लिए थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए फिर काम कराइए, तो उसका फिजिकल जो एबिलिटी होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें इसे कंटिन्यू नहीं करवा कर क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ड्यूरेशन में कराना पड़ेगा। पहला 1 घंटा या जो एक बार वहाँ गया, उसके बाद उसको 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक। फिर इसका मतलब वो उन्होंने बोला कि अगर हम किसी को ब्रेक लेकर अगर काम कराएं तो हमें क्या हो सकता है, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, निश्चित ही ज़्यादा मिलेगा।
ये कहलाता था पिग आयरन मेथड, क्योंकि उसमें आयरन का यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ओके, सेकेंड है द साइंस ऑफ सॉवलिंग। द साइंस ऑफ, आप लिखते जाइएगा, साइंस ऑफ सॉवलिंग। अब देखते हैं साइंस ऑफ सॉवलिंग है क्या। यहाँ साइंस ऑफ सॉवलिंग में उन्होंने देखा कि एक वर्कर को जो ऑप्टिमल उसका है यूज़, मान लीजिए कि एक वर्कर 10 किलो इजी से उठा सकता है, तो सिर्फ यही 10 किलो उसको क्या दिया जाए, काम करने के लिए, ठीक है, किसी भी जगह। तो ये 10 किलो अगर मान लीजिए को ईजिली उठा सकता है, तो वही 10 किलो अगर फॉरवर्ड करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए दिया जाए, तो वो यह काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, साइंस ऑफ सॉवलिंग। और अगर बहुत अच्छा काम करने का, तो अगर उसको मोटिवेट करने के लिए हमें क्या पेमेंट और इंसेंटिव अच्छा से देंगे, तो और अच्छे तरीके से वो काम करेगा। इसके बाद उनका अगला जो था ब्रिकलेइंग। ब्रिकलेइंग कौन सा है, तो ब्रिकलेइंग ये क्या, ब्रिक को, ब्रिक मतलब ईंटा होता है, ईंट, ब्रिकलेइंग। उन्होंने इसके साथ भी काम किया कि अगर हम कंटिन्यू ब्रिक को लेइंग करवाएंगे इसके वर्कर से, तो उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर पिक्चर टेक्नोलॉजी से उन्होंने बताया, दिखाया कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो उसने फिर वही किया कि अगर रेस्ट अगर हम इस वर्कर्स को देंगे और उसकी प्रॉब्लमों को सुनेंगे, तो निश्चित ही वो अपना ध्यान पूरी तरीके से किस में, वर्क में लगाएगा, जो साइंटिफिकली सोचा जाए तो सही है। तो दैट इज़ कॉल्ड गुड मैनेजर, गुड मैनेजमेंट, ठीक है। इस मैनेजमेंट को ध्यान रखने के लिए उन्होंने क्या किया, टेलर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया जाता था आउटपुट पर, कभी भी ये नहीं ध्यान दिया गया कि वर्कर को क्या ज़रूरत है। लेकिन पूरी तरीके से ये साइंटिफिक मैनेजमेंट भी सक्सेस नहीं है। इसमें क्या है कि कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया, इसको विरोध भी किया गया, क्रिटिसिज्म भी किया गया, ठीक है। क्रिटिसिज्म, साइंटिफिक मैनर फोकस ऑन द स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। किसमें इन्होंने जो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट कहाँ पर यूज़ करते हैं, जनरली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसीलिए एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और जो लीडर्स है इसको क्या किया, अपोज किए कि नहीं ये गलत है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इग्नोर द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये सिर्फ पुराने काम को खींचता रहा, नया इनोवेशन इसने बचाया कि नया इनोवेशन कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म किस में आया, तो इनोवेशन में, नया टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन नहीं हुआ। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्रिटिसिज्म क्या है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला क्या, क्रिएटिविटी है या इनोवेशन, जो इसमें पॉसिबल नहीं, इसको इग्नोर किया गया। इसके अलावा क्या है कि वर्कर्स को जो है, जो मशीन को यूज़ करने के लिए कम बताया गया। इन उसमें से बोला कि पिग आयरन को उठाना है, इसने बोला इसे ब्रिक को लेइंग करना है, यहाँ कहीं भी मशीन का उन्होंने बताया नहीं कि मशीन के, क्योंकि अब तक टेक्नोलॉजी तो काफ़ी बढ़ गया ना। अगर हम सिर्फ इसको मैनुअल अगर एक्सपेरिमेंट करें तो वो भी गलत है, ठीक है। सबसे पहला अगर क्रिएटिविज्म देखा गया तो क्रिएटिविटी इनोवेशन का कहीं जिक्र नहीं है। उसके अलावा क्या है कि कहीं भी मशीन्स का यूज़ नहीं किया है। इस और आगे क्या कहता है, एनालिसिस ऑफ द टास्क इन द जॉब लेड टू द वर्क गेटिंग फ्रेगमेंटेड विद द नैरो स्पेशलाइजेशन। यहाँ स्पेशलाइजेशन का भी जो बताया ना, एक वर्कर जो काम यहाँ सामान उठाने का, ब्रिक लेइंग का, और इसके अलावा भी तो आपको सोचना चाहिए था ना, उसके अलावा भी तो वर्कर काम करते हैं। सिर्फ नैरो थिंकिंग के बारे में सोचा गया, उसके अलावा ये भी नहीं बताया गया कि किस प्रकार का जॉब, सिर्फ ये लेबर टाइप उन्होंने बताया, जो इसका खुद का क्या क्रिटिसिज्म है, जो होना नहीं चाहिए था, ठीक है। द मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन द डिज़ाइन एंड द प्लानिंग ऑफ द जॉब, जो इग्नोर द वर्कर एंड हिज एक्सपीरियंस। निश्चित है यहाँ तो बात सिर्फ एफिशिएंसी का हुआ, फिजिकल इफ़िशियंसी का, लेकिन यहाँ ये इग्नोर किया गया कि एक्सपीरियंस भी तो मायने रखता है ना। एक वर्कर के पास भी एक्सपीरियंस होता है, कोई अगर 5 साल से एक ही काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, इसको हम स्टॉप वॉच से नहीं दिखा सकते हैं। जो 5 साल का एक्सपीरियंस जो वर्कर होगा और जो अभी गया हो, भले ही वो कितना ताकतवर क्यों ना हो, इसकी इफिशियंसी कंपैरेटिव इसके ज़्यादा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ट्रिक होंगे जो इतने दोनों से वो अप्लाई करता रह रहा होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट क्रिटिसिज्म किया गया किसका, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का। 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनेंगे जो आपको हमने बताया, ये ज़रूर पॉइंट कीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा। उसके बाद हम ओवर एम्फेसाइज प्रैक्टिस ऑफ द रूल ऑफ द थंब मेथड। रूल ऑफ थंब मेथड क्या था, काम करने का पुराना तरीका है, रूल ऑफ थंब मेथड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जोर इसी पे दे गया, रूल ऑफ थंब मेथड। रूल ऑफ थंब मेथड पर
बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। जो पुराना मेथड है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गया, सब कुछ आ गया, तो हमें इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कंपैरेटिव टू रूल ऑफ थंब मेथड। फिर हमने पहले देखा था कि जो हेनरी फुएल साहब ने, उन्होंने 5 जो अपने अपने प्लानिंग के मैनेजमेंट के बारे में फंक्शन देखा था, हमने देख लिया था। उसके अलावा 14 प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड दिया था। कितना? 14 प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन्हें दिया था। तो सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहला क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। नाम से आपको लग रहा होगा कि डिवीज़न ऑफ वर्क, जो वर्क आपको दिया गया प्लानिंग के अनुसार से, स्टाफिंग हो गया। जब स्टाफिंग में जितने भी मैन पावर है उसको क्या करेंगे? सभी को वर्क डिवाइड करेंगे। ठीक है। फाइल जो उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहला डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए, जिसमें वर्क को क्या है? ओनली सम एलिमेंट ऑफ द वर्क, एक एक वर्कर को कुछ कुछ भागों में बांटकर उसको काम देना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहला हमने देख लिया क्या? डिवीज़न ऑफ वर्क। अब देखेंगे कि 14 एलिमेंट में पहला तो देख लिया डिवीज़न ऑफ वर्क, इसको याद भी करते जाइएगा जब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी चीज़ है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी प्रोवाइड द राइट टू कमांड। ऑथोरिटी क्या होना चाहिए? कमांड देने के लिए। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो निश्चित है कि अगर वर्कर्स काम कर रहा है तो मैनेजर को चाहिए ना कि भाई देखे क्या काम हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है। तो जो मैनेजर है उसको ये काम देना पड़ेगा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 14 पॉइंट में से दूसरा पॉइंट आपके सामने आया। तीसरा है डिसिप्लिन। कोई भी काम आपको दिया गया, कोई भी काम आपको दिया गया, उस काम के लिए डिसिप्लिन बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर सोच लीजिए डिसिप्लिन नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा? एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे, उस पर काम देगा, उस पर काम, इस पर काम, क्या होगा? आपके वर्क हैम्पर होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड कर दीजिए। अब उस वर्क को देखने के लिए क्या है? एक ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, देख तो रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, एक दूसरे में लड़ेंगे तो मैनेजर तो काम करेगा ही। इसका मतलब क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि पता चला 5 मैनेजर अगर कोई भी काम को देख रहा है तो एक मैनेजर अलग बोल रहा है, दूसरा अलग बोल रहा है, तीसरा, तो वर्कर यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, करना क्या है, किसके बात को माना है। तो जो भी कमांड दिया जाएगा, जितने मैनेजर है, जितने अपर या मिडिल जितने भी लेवल के हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? यूनिटी कमांड देना पड़ेगा। ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन। ठीक है। तो सेम कमांड जो दिया रहा है, एक ही डायरेक्शन में सबको जाना है, क्योंकि सबका गोल क्या है? एक है। सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक है। तो एक ही ऑब्जेक्टिव की ओर जाना है। ये नहीं कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव की ओर गए और सब अलग अलग कमांड दे रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है। सभी का क्या मोटो एक है, सभी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ओके। अगला जो है सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके सब ऑर्डिनेट है, तो ये नहीं कि सिर्फ वर्क के बारे में सोचें, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपके सब ऑर्डिनेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि उसे क्या चाहिए। अगर ये सब ऑर्डिनेट खुश रहेगा, वर्कर खुश रहेगा, तभी आपका काम क्या होगा? अच्छे तरीके से होगा। अदरवाइज इसमें क्या एम्बिग्विटी आती रहेगी और आपका काम भी हैम्पर होगा। अगला है क्या? रिम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनल। यहाँ देखिएगा, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। जो आपके अंदर पर्सनल काम कर रहे हैं, कोई भी हो, वर्कर हो, आपके अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, सबका क्या है कि जो पेमेंट होना चाहिए अच्छा तरीके से होना चाहिए। जो पेमेंट आपने स्टार्टिंग में बताया, तो वो सब समय पे होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमने कुछ पॉइंट देखा और अगला पॉइंट देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब फेल ऐसा बताते हैं कि जो प्रिंसिपल है, इसमें यही बोला गया कि अथॉरिटी जो है इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए। पूरी तरीके से भी सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। बैलेंस, इसीलिए पूरी सेंट्रलाइजेशन, बैलेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसको कहते हैं। ओके। मतलब इसको क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। आगे है स्केलर चेन होना चाहिए। स्केलर चेन पॉइंट मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, लेकिन आप ये लिखते जाइएगा। स्केलर चेन, द लाइन ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट, यानी कि
टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल, लोअर। इस तरह से क्या होना चाहिए, चेन एक बनना चाहिए। अगर कोई भी काम कमांड ऊपर से आता है तो धीरे धीरे करके नीचे आना चाहिए, कोई भी बाईपास नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ बाईपास हुआ इसका मतलब उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या, चेन को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, मीनिंग देयर इज़ ए प्लेस फॉर द एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी डन इन ए प्लेस। इसका मतलब कि कोई भी राइट वर्क क्या होना चाहिए, राइट प्लेस पे होना चाहिए। प्लेस क्या होना चाहिए, राइट प्लेस पर, तभी हमारा क्या सक्सेस करेगा। यानी ऑर्डर जो भी होगा सब सही जगह होने चाहिए। गलत ऑर्डर देकर वो क्या होगा, सब कुछ गलत होने का खतरा रहेगा, ठीक है। अगला है इक्विटी। इक्विटी तो बहुत ज़रूरी है। इक्विटी मतलब सबको बराबर समझना, एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीवेयर, और सब कुछ इक्वल, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी, है ना। जहाँ पर अगर मान लीजिए कोई गलती करता है कोई भी वर्कर, तो उसको जो उस समय जस्टिस क्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। किसी को ज़्यादा किसी को कम जस्टिस नहीं, सबको क्या मानना है, बराबर मान के ही काम करना होगा, तभी लोगों में मोटिवेशन आएगा, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे नहीं समझना, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इक्विटी। अगर आगे पीछे समझ रहे नॉन इक्विटी है, हमें क्या फॉलो करना है, इक्विटी फॉलो करना है। उसका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, हम वर्कर को डराते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे निकाल देंगे, काम नहीं करोगे निकाल देंगे। उस समय क्या होता है कि उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि सही में निकालना दे, तो वो वर्क क्या करता है, डाउन कर देता है। तो इसमें आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि हम आपके टेन्योर 5 साल 10 साल जो भी काम, इसमें हम आपको नहीं निकालेंगे, ठीक है। आजकल तो अपना क्या स्टेटमेंट दे दिया जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो हटाते नहीं हैं। उसके अलावा इनिशिएटिव, मतलब कह सकते हैं कि पूरे प्रोसेस में इनिशिएटिव जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, इनिशिएटिव वर्क जो होता है, इनिशिएटिव दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटियर भी कह सकते हैं आप। वॉलंटियर क्या होता है कि इनिशिएटिव डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए हमें इनिशिएटिव, अगर कोई भी बंदा खुद से इनिशिएटिव लेकर कोई काम कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें डिसिप्लिन भी है, उसको करने का इच्छा है। ही कैन वर्क बेटर देन अदर दोज हु आर गोइंग टू बी इनिशिएट देमसेल्फ, ओके। अगला है स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये देखिएगा, ये स्पिरिट डी कॉर्प्स है, नामी में ये स्पिरिट मतलब कि टीम स्पिरिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब यही हुआ कि सब लोग एक साथ, यूनिटी पहले भी आ गया, लेकिन यहाँ टीम स्पिरिट क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, टीम स्पिरिट। ये 14 पॉइंट जो है आपके टेलर साहब ने बताया कि ये प्रिंसिपल अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो अगर हो रहा है तो वो सक्सेस होना ही होना है। तो ये 14 पॉइंट के सक्सेसन के बाद हम आगे पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में। हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे बेवर साहब, ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या है, बेवर एक रिसर्चर था, उन्होंने बताया, कौन, बेवर। बेवर उन्होंने कुछ अपने फीचर्स बताया, जो उसके बेवर के एक्सपेरिमेंट में जो फीचर्स था। सबसे पहला जॉब स्पेसिफिकेशन, कभी भी जब रिक्रूटमेंट हो तो सबसे पहला जॉब स्पेसिफिकेशन सही बनना चाहिए। अगर जॉब वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपल रूटीन एंड वेल डिफाइंड स्पेशलाइज्ड टास्क, कि क्या काम है, बंदे को तो भर्ती कर दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो काम ना करा कर दूसरा, तो उसको काम करने में इच्छा नहीं रहेगा, उसका जो इंटेंशन गलत हो जाएगा। इसका मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन जब हम देते हैं तो सही होना चाहिए। हायरार्की होना चाहिए कि पोजीशन एंड पीपल आर द ऑर्गेनाइज्ड विद द क्लियर अथॉरिटी, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर क्लियर लिखे होने चाहिए कौन क्या काम करना है उसको। सबसे पहला जॉब स्पेसिफिकेशन। दूसरा क्या है, हायरार्की होना चाहिए, हायरार्की बहुत ज़रूरी है ना। अगला है फॉर्मल सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि मेरिट बेस्ड, ऐसा नहीं कि किसी को भी हम, अगर कोई बंदा कम पैसे पे काम करता है हम उसको उठा लें, लेकिन क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम उसको कम पैसे पर उठाएं, कम पैसे पर उसका रिक्रूटमेंट करें, तो सोच के देखिए उसका जो वर्क भी होगा उसके अनुसार से होगा, क्योंकि वो तो उस चीज़ में स्पेशलाइज है नहीं, हम पैसे बचाने कर देते हैं। अब वो जो कह सकते हैं कि स्पेशलाइज नहीं है, कोई भी काम को 5 घंटे में कर रहा है, और कोई भी एक बंदा जो स्पेशलाइज हो 1 घंटे में पूरा कर रहा है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है ना, रूल एंड रेगुलेशन, ये फॉर्मल होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, तब इसको हम फॉलो करवा सकते हैं। इम्पर्सनलिटी होना चाहिए,
सबसे पहली बात, इम्पर्सनैलिटी उसे कहते हैं कि सुपीरियर्स मस्ट कंडक्ट ऑफिशियल ड्यूटी विद एन इम्पर्सनल ड्यूटी एटीट्यूड्स, कि हम अगर अपना पर्सनल काम ठीक है करा रहे हैं, लेकिन जब हम ड्यूटी का बात करते हैं उस समय फॉर्मल होना चाहिए, उस समय हम पर्सनल ना लेकर इम्पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैरियर ओरिएंटेशन होना चाहिए। किसी भी वर्क, कोई भी वर्कर आपके यहाँ काम करता है तो जस्ट यू विल हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट देम सेल्फ, कि उसका कैरियर भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमें अपना फ़ायदा, अगर कैरियर उस वर्कर को लगेगा, उस एम्प्लॉय को लगेगा कि नहीं भाई कंपनी हमारे बारे में सोच रही है, ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है, तो ये क्या होगा, ही विल बी मोटिवेटेड, ही विल गिव मोर आउटपुट। कि नहीं, इफ़ कंपनी इज थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, organization is thinking, then it is sure that he will do much more better work from opposite side, ठीक है। तो इसके अलावा जो कह सकते हैं, जो 5-6 पॉइंट हमने बताया, पहला जॉब स्पेसिफिकेशन, याद रखिएगा जॉब स्पेसिफिकेशन, दूसरा हायरार्की होना चाहिए, तीसरा फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए, चौथा फॉर्मल्स रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, पांचवा इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और लास्ट जो है कैरियर ओरिएंटेशन होना चाहिए, कि सभी के बारे में सोचना। अगला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं MBA वाले में, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और द बिहेवियर अप्रोच। इसको ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपका जो मैनेजमेंट जो प्रक्रिया है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा प्रेफर करना है। ह्यूमन रिसोर्स हमने पहले ही बताया था, किसको कहते हैं, तो आपके मैन पावर को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मैन पावर को कहते हैं, ठीक है। To the consider logical extension of the ideas and experiment that way the career or the cross the organization the experience of the management think and consider। अभी क्या है कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को, रिलेशन को अच्छा बनाए। तो जब मैनेजर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन अगर अच्छे बन जाते हैं तो निश्चित है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे बढ़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है कि एक एम्प्लॉय अगर एक एम्प्लॉयर से अगर अच्छा बिहेव करता है तो उसको क्या करेगा कि उसके वर्क निश्चित है कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ कुछ पॉइंट को हम कवर किए, आगे देखते हैं। अगला जो है हाउथॉर्न स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो हाउथॉर्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। हाउथॉर्न स्टडीज़ ये क्या है कि जो इसका कंट्रीब्यूशन ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में है। किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ था रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या कहलाया? हाउथॉर्न स्टडीज़ कहलाया। ये जनरली क्या है, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के रिगार्डिंग है, ठीक है। कहाँ? तो ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, याद रखिएगा, लिखिएगा वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी कहाँ पर था? तो यही हाउथॉर्न एक सिटी है, वहाँ पर था। कहाँ पर है? तो सीसेरो, ठीक है, शिकागो में पड़ता सीसेरो, वहाँ की एक सिटी था हाउथॉर्न, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कंपनी था, उसमें ये किया गया। ओरिजिनेटेड कब हुआ? 1924 में इसको स्टार्ट करवाया गया था मूवमेंट को। जनरली इनिशियली इवेंचुअली द हार्वर्ड मायो एंड हिज, तो इसके जो मेन जो है एक्सपेरिमेंट कौन किया था? तो मायो, ये मायो याद रखिएगा, मायो, ठीक है। नाम इनका था जॉर्ज इल्टन मायो, और उसी की एसोसिएशन पर इनवाइट किया गया कि लोग इसमें टीम में ज्वाइन करें और इस एक्सपेरिमेंट को देखें। तो उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम ऐसा किया कि जो वर्कर्स जो होते हैं वो वर्कर्स को 2-3 चीज़ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। वो 2-3 चीज़ क्या है, अगर ये प्रायोरिटी उनको दिया गया, ये अगर प्रायोरिटी उनको दिया गया तो वो क्या करेंगे, वर्क में अपना ध्यान लगाएंगे। सबसे पहला क्या है कि वीकली हॉलीडेज मिलने चाहिए। दूसरा क्या उन्होंने बोला, रेस्ट पीरियड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, रेस्ट पे कुछ कुछ पॉइंट याद रखिएगा। लंच ब्रेक के साथ उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कि जो वेजेस मिलते हैं उसको ग्रुप वेजेस प्लान के अनुसार से सबको बराबर मिलना चाहिए, जो जितना वर्क करता है, ठीक है। तो देखा गया कि जो हमारे वर्कर्स है इस अफेक्ट से उनको जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलने लगा। इसका मतलब ये है कि कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीज़ हाउथॉर्न जो स्टडी उसके अनुसार से प्रोवाइड करने चाहते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, हु इज़ द फादर ऑफ द ह्यूमन रिसर्च अप्रोच, तो आप किसको बोलेंगे? तो इल्टन मायो को। किसको कहेंगे? इल्टन मायो।
इल्टन मायो क्या है, ह्यूमन रिसर्च एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उस अप्रोच के ये फादर थे। अब इसके कुछ एजम्पशन थे उसके बारे में देखेंगे। द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, कुछ एजम्पशन पर ये काम किया। सबसे पहला द यूजफुलनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल, ये किस पर काम किया, तो पीपल के इंपॉर्टेंस को देखा। हमने देखा ना इसमें कि रिलैक्स करना है, वीकली हॉलीडे करना है, पीपल का मतलब वर्कर यहाँ पर आएगा, सबसे पहला वर्कर। उसके अलावा ये इंडिविजुअल और बिलोंगिंग्स टू ग्रुप, एक इंडिविजुअल पे हमने देखा खुद ही पर, उसके अलावा ग्रुप हमने देखा था पीछे ना कि ग्रुप बेस पर काम किया। इंडिविजुअल हो ये ना कंपनी के बारे में सोचा, अभी सिर्फ इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में, तभी तो जाकर सक्सेस करेगा ना हमारा कंपनी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टीम नीड्स दैट मनी टू मोटिवेट पीपल टू वर्क, हमने देखा वेजेस के बारे में कि मनी भी एक ऐसा चीज़ है जिससे क्या होता सकते हैं, मोटिवेट होते हैं हमारे जो वर्कर्स होते हैं, मनी से भी। इन्फॉर्म, लिसन टू एंड मेक पीपल फील दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी वर्कर्स को हमेशा क्या करना है, मोटिवेट करना है, स्पीच देकर उसके बारे में बताकर कि हम कंपनी को आगे बढ़ाएंगे तभी तो आपका भी सैलरी बढ़ेगा। तो ये जितने भी वर्कर्स होंगे मोटिवेट होंगे और क्या करेंगे, अपना आउटपुट ज़्यादा देंगे। रूटीन मैनर से क्या होगा, सेल्फ एस्टीम उस लोग को बढ़ाना, जो भी वर्कर्स है रूटीन बेसिस पर उन लोगों को क्या हमेशा ब्रीफिंग देते रहना जिससे वो मोटिवेट होंगे। इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद देम, जो भी पार्टिसिपेंट जो रहेंगे, जो वर्कर रहेंगे, सबको कम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ कुछ हमेशा बताते रहना, तब तो वो भी इसके बारे में जान पाएंगे, इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगा और समझ पाएंगे कि क्या सही है। इन नो रेसिस्टेंस टू चेंज बाय द सबऑर्डिनेट इफ़ द बेसिक नीड्स आर मेट, अगर बेसिक नीड्स मिल गया है ना, बेसिक नीड्स अगर वर्कर को मिल गया तो वो कभी भी आपका ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा। जब आपका ऑब्स्टेकल नहीं मिले वर्कर, इसका मतलब आप क्या है कि आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो क्वालिटी अपने पास रखते हैं तो आपके वर्कर भी आपको क्या करेंगे, अच्छे आउटपुट देंगे। इसके अलावा कुछ फाइंडिंग्स है इसमें। हाउथॉर्न स्टडी हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, सोशल नॉर्म्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, जो सोशल नॉर्म हमने देखा इस प्रकार के सोशल नॉर्म्स को उनमें बताया गया। उसमें क्या प्रोडक्शन नॉट द साइकिल, इसमें यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में बताया ही नहीं उन्होंने, ठीक है, तो बहुत बड़ा चीज़ है कि प्रोडक्शन के बारे में उसने बताया नहीं, सिर्फ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बताया। द बिहेवियर ऑफ वर्कर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय नॉन इकोनॉमिक रिवर्स एक्शन, ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, नॉन इकोनॉमिक हमने देख लिया उससे भी बढ़ेगा। मनी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मनी नहीं होना चाहिए ऐसा बोला गया। इंडिविजुअल एक्ट एट द रिएक्ट ऑफन एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप, जो प्रत्येक बंदा एक एक वर्कर पूरे ग्रुप को का अपने को मेंबर समझेगा, अगर मेंबर समझेगा अच्छे तरीके से रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है, लीडरशिप जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि मैनेजर किस प्रकार से अपने वर्कर को लीडरशिप देता है, दैट विल बी टू मच मैनेजेबल है, ठीक है। तो पीपल को भी चाहिए कि भाई खुद को कंट्रोल करना, किस प्रकार से हम कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ सिस्टम अप्रोच भी है कि कैसे कैसे जो हमारा सिस्टम उसको अप्रोच किया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। सिस्टम अप्रोच, सबसे पहला जो है सिस्टम अप्रोच क्या है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि एक कंप्यूटर में क्या हम देखते हैं, माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, लेकिन आजकल क्या एक लैपटॉप में सब कुछ एक जगह आ रहा है। तो आज जो कंडीशन है ये कैसे सिस्टम अप्रोच कहलाता है, सिस्टम अप्रोच। इसमें एक वर्कर को एक सिस्टम की तरह काम करना पड़ता है, बहुत सारे काम एक जगह करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम अप्रोच। इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड माउस अलग अलग होता है, नाउ द टैबलेट आ गया, मोबाइल आ गया, सब कुछ एक ही में सब कुछ आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम अप्रोच। हमारा टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही बढ़ता जा रहा है ना। दूसरा है डिसीजन थ्योरी अप्रोच, राइट डिसीजन मेकिंग। कौन सा, तो डिसीजन थ्योरी। सबसे पहला हमने देखा कौन सा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज देख लिया पहले, ह्यूमन डिसीजन के बाद हमने देखा सिस्टम अप्रोच, अगला है डिसीजन थ्योरी अप्रोच। इसमें क्या है, राइट डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आपका क्या है कि आपका काम सही हो। उसके अलावा ये डिसीजन किसका, वर्कर्स के भी डिसीजन को हमें लेना पड़ेगा। आगे है मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसको अलग अलग कुछ लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू देखा जाता है कि हमारा वर्क क्या सही में काम सही समय पे कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर उसको क्वांटिटेटिव देखा जाए कि 1 घंटे में कितने काम किया जा रहा है, कितना अगर हम आगे बढ़ाएंगे, तो इस अप्रोच से
कितना काम हो पाएगा, सही हमारा ऑब्जेक्टिव। हमारा कंपनी का हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है उसको पूरा करना, मोटो है उसको पूरा करना। अगला है कंटीजेंसी अप्रोच। कभी ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें हो सकता है कि किसी भी प्रकार का कंटीजेंसी आ जाए, आपका इकोनॉमिकल डाउन हो जाए या ह्यूमन पावर घट जाए, तो इस समय में किस प्रकार का मैनेजर को अप्रोच करना है, दैट इज़ कॉल्ड कंटीजेंसी अप्रोच। इसका मतलब इसको हमें एवरी कंडीशन में इसको क्या, रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, एवरी कंडीशन में इसको रेडी रहना पड़ेगा मैनेजर को, दैट इज़ अ गुड मैनेजर। ओके, आगे है थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी है क्या, तो माइक ग्रेगर साहब ने एक थ्योरी दिया था एक्स एंड वाई थ्योरी। इसमें बोला क्या गया कि नेचुरल अगर देखा जाए, उसमें ये देखा गया कि एक वर्कर बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है, एक काम नहीं करना चाहता, एक का जो है आउटपुट बहुत ज़्यादा, एक का आउटपुट बहुत कम है। इसका मतलब कि जो अजम्पशन देखा जाएगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि काम जानते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग को तो काम भी नहीं आता है लेकिन वो काम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो अजम्पशन दिया गया, तो इस प्रकार कह सकते हैं अगर जो काम करना नहीं जानता है लेकिन नहीं चाहता है, उसके लिए एक थ्योरी है हमारा क्या, कैरोट एंड स्टिक थ्योरी। भाई साहब काम नहीं कीजिएगा, हम बाहर निकाल देंगे, तो काम करेगा। ठीक है, कुछ लोग क्या है कि उनको चाहिए सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस, क्योंकि हमें अगर आप सिक्योरिटी या अच्छे पेमेंट और ये सब देंगे तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रोवाइड देकर उसको काम करा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, काम को बहुत पसंद करते हैं और काम को एक प्ले गेम की तरह लेकर काम करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए क्या है कि सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, एक्स काम नहीं करेगा, इसको कैरेट एंड स्टिक चाहिए, वाई बहुत काम करेगा, इसको मोटिवेशन चाहिए। ऐसा नहीं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी एक्स एंड वाई। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया। सेकंड यूनिट 2 हमने देखा मैनेजमेंट और एवोल्यूशन। अगला चैप्टर जल्दी आपके सामने लाएंगे। प्लीज़ रिस्पॉन्स हाउ मच माई क्लास इज गोइंग ऑन। इफ़ यू आर लाइक रियली लाइक सब्सक्राइब इट, शेयर टू अदर पीपल हु आर वर्किंग in either any organization and want to be learn something from me, and also share to the student who just appearing in either MBA or BV also. They will surely learn lot of things. It's my request to be, please share. If you like it, they will, if you like, then it's sure the other also like it. Thank you very much.